पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था और उस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत में एक अचर राशि आई थी साइन, क्या आया था साइन। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन या साइन स्क्वायर की साधन यानी कितना सही है ये, कितना यूजफुल है, इसका क्या यूज है, किस जगह हम इसको कैलकुलेट या मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, आप लोगों ने डी ब्रोगली के द्वैत सिद्धांत या द्वैत व्यवहार के सिद्धांत के अनुसार आपने ये जाना कि प्रत्येक सूक्ष्म कण प्रकृति का प्रत्येक सूक्ष्म कण तरंग एवं कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम कहते हैं द्वैत व्यवहार। द्वैत व्यवहार के अंदर कण के अंदर हमने पढ़ा था द्रव्यमान और संवेग उसके गुण के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, और अगर हम उसको तरंग के रूप में लें तो तरंग में क्या होती है, तरंग धैर्य होती है और आवृत्ति होती है। ठीक है, तरंग धैर्य में आपको पता है, आपने तरंगों के बारे में जब अध्ययन किया होगा तो तरंग का एक गुण होता है आयाम या एम्पलीट्यूड, है ना। तरंग का आयाम, तरंग का आयाम जितना अधिक होगा उसकी तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, तरंग हेतु किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है, ध्यान से समझना, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के समानुपाती। कैसी होती है? समानुपाती। भाई आयाम आपने पढ़ा, याद करो, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि मान लीजिए ये कोई तन्य डोरा है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट है O, ठीक है। अब आपने इसको जरा से भी नीचे करके छोड़ा तो ये क्या करेगा, अपनी माध्य स्थिति से नीचे आएगा और माध्य स्थिति से ऊपर जाएगा। इस तरीके से रबड़ नहीं पकड़ते हैं, पर रबड़ पकड़ के उसको यूं करते हैं तो ऊपर नीचे होता है, तो धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और इंटेंसिटी कम होती है तो उसका ऊपर और नीचे की जो दूरी है वो भी कम होती है। तो अपनी माध्य स्थिति से जो विचलन होता है उसका दोनों दिशाओं में, वो उसका आयाम कहलाता है। इसका मतलब डोरा यहाँ पर मान लीजिए ये O है, ये A है, ये वाला पॉइंट B है, ठीक है। तो OA OB, तो इसका आयाम क्या हो गया, OA प्लस OB, ठीक है। अब जितनी तेज में डोरे को इसको तीव्रता दूंगा तो उसका आयाम भी क्या होगा, डोरा उतनी ऊपर जाएगा या रबड़ जो भी है। तो तरंग का भी यही गुण होता है कि तरंग की तीव्रता जितनी अधिक होती है उसका आयाम भी उतना ही अधिक होता है, अर्थात तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम। याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं साइन। इसको हमें तीव्रता और आयाम का रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर की जो सार्थकता है, ठीक है, तभी हम इसको समझ सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है ना, इसको तभी समझ सकते हैं हम, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन या साइन स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? पहले हमें रिलेट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि याद करो डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को हम एक सूक्ष्म कण भी मान सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक वेव भी मान सकते हैं, तरंग भी मान सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का अध्ययन हम तरंग मान करके करेंगे तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उस गुण में आयाम की जरूरत पड़ेगी। आयाम हमें हेल्प करेगा साइन स्क्वायर को समझाने में, यानी अगर आप आयाम समझ गए तो आप साइन स्क्वायर का सिग्निफिकेंस आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये नाभिक है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, ठीक है।
ये रास्तों के क्या कहते हैं, इनको इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आई होप आपको ये पता होगा, कक्षा के सब आपको पता ही है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हम ये कह देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के सराउंडिंग क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है। और आपको ये भी पता होगा बच्चों, आप ये ध्यान में रखना कि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो नाभिक के चारों ओर भी घूमता है, चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता हुआ चलता है। ये आपको समझने वाली बात है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जैसे आपने सौरमंडल पढ़ा, सौरमंडल में सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो तो सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, समझ में आ रही है, ठीक है। उसको तो कहते हैं कक्षीय गति, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे, कक्षीय गति। और जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है उसको अक्षीय या चक्रण गति कहते हैं। ये क्या काम आती है, क्या इसका यूज है, इससे क्या गुण पैदा होते हैं पदार्थ में, एलिमेंट में, बाद में अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रख लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि साइन स्क्वायर की सार्थकता क्या है। बेसिकली बच्चों साइन स्क्वायर जो है, ध्यान से देखना, साइन या साइन स्क्वायर किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। सीधा सा अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी परमाणु में, किसी कक्षक में जहां पर भी साइन स्क्वायर का मान अधिक होगा, साइन स्क्वायर का मान अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी उतनी ही अधिक है। ठीक है, अर्थात अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं तो साइन स्क्वायर का मान इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन प्रायिकता, ठीक है, सीधा सीधा कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइन स्क्वायर का मान अधिक है तो इलेक्ट्रॉन, अब क्यों होता है, आप पूछोगे सर ऐसे क्यों होता है, जहां पर साइन स्क्वायर का मान अधिक होगा, मान लीजिए इस ऑर्बिटल की तुलना में यहाँ का साइन स्क्वायर का मान अधिक है और ये तो, और इसकी तुलना में इसका साइन स्क्वायर का मान अधिक है, तो इन तीनों कक्षकों में रेस्पेक्टिवली अगर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बताइए कौन सी में मिलेगा, इस वाले कक्षक में मिलने के ज्यादा चांस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान अधिक होता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी अभी हमने देखा था, ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कण भी होता है सूक्ष्म और एक तरंग भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एज ए तरंग क्या कंसीडर करेंगे, हम एज ए तरंग कंसीडर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे, तरंग मानेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में मानेंगे तो तरंग का क्या होगी, तरंग की तीव्रता भी होगी और तरंग का आयाम भी होगा, समझ में आ गई। और तरंग का जो आयाम होगा उस तरंग के आयाम को सीधा जो तरंग आयाम होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं मैं, वो दर्शाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसको दर्शाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। यानी कि अगर कहीं पर तरंग का आयाम अधिक प्राप्त हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कैसा है, अधिक है। और घनत्व अधिक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा है। जहां पर घनत्व अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जहां पर घनत्व कम होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या माना, एक तरंग माना, और तरंग की तीव्रता नापेंगे, तीव्रता अधिक होगी तो उसका आयाम भी अधिक होगा, और वो आयाम अधिक होगा तो आयाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो तीव्रता अधिक होगी, तीव्रता अधिक होगी तो आयाम होगा, और आयाम को किसके रूप में लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन घनत्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉनों में बताओ यहाँ पर तीव्रता अधिक है, यहाँ पर अधिक है कि यहाँ पर अधिक है? तीव्रता कौन सी है? n बराबर 3 में अधिक है, तीसरे कक्षक पे ज्यादा है, तो तीव्रता अधिक है तो इसका आयाम भी अधिक होगा, और आयाम अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे अधिक होंगे। समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आप किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं बाहर गए किसी के साथ, आप फ्रेंड्स वगैरह, और कोई इधर विधर हो गया और आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स को चाय पीने का शौक है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा चाय पीता है वो, और आप किसी नई जगह पे गए, ठीक है, अब वो आपको मिल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? इधर उधर ढूंढने की बजाय उसको किसको देखेंगे? चाय के होटल पे उसका पता लगाएंगे कि भाई वो कहाँ मिल सकता है। तो आप सार्थकता किसकी बताओगे? यार चाय की होटल ढूंढ लो, तो हो सकता है कहाँ गया हो? चाय पीने गया हो। क्यों गया हो? क्योंकि उसके पाए जाने की संभावना सर्वाधिक कहाँ है? उसके गुणों के आधार पर चाय की होटल पे। क्यों? क्योंकि वो चाय ज्यादा पीता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वहां पर होगी जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व वहां अधिक होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता और आयाम अधिक होगा। और आयाम और तीव्रता को हम तरंग के रूप में जब साइंस पार्क को डिनोट साइंस पार्क को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मान जहां अधिक होगा, ये सारी चीज अधिक होगी, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना भी वहीं पर अधिक होगी। और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है वैसी को हम रेस्पेक्टिवली एज ए कक्षक नाम देंगे। अब इन तीनों में इस पथ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं बैठा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मिलेगा, और वह पथ वह वृत्ताकार पर जिस पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है वो क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस पथ को, इस जगह को हम क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे। तो इसी के द्वारा हम कक्षक की क्या निकालते हैं? परिभाषा निकालते हैं। कक्षक किसे कहते हैं? समझ में आ रही है ना बात? कक्षक देखिए क्या हो गया? कक्षक किसी नाभिक के चारों ओर त्रिविम का वे क्षेत्र, खाली ऐसे चक्कर नहीं लगाता। ये तो बोर्ड क्या है? 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए बोर्ड को हम क्या करते हैं? ऐसे बना देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाभिक है और ये इसके चारों ओर ऐसे ही चक्कर लगाएगा। 3D में लगाता है। ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन यूं भी घूम सकता है, ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन यूं भी घूम सकता है, ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, इसके यूं भी घूम सकता है, यूं भी घूम सकता है। वो तो बोर्ड में अलग क्या है? बोर्ड कैसा होता है? द्विविमीय होता है। इसमें खाली x और y को दिखते हैं, तीसरी अक्ष नहीं दिखती। ये x हो गई, ये y हो गई, ठीक है। लेकिन जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो 3 डायमेंशनल में लगा सकते हैं। उनके लिए z अक्ष भी उपस्थित होती है। जैसे ये x है, ये y है और ये z है। यूं भी लगा सकता है, वो यूं भी लगा सकता है, यूं भी लगा सकता है, ऐसे, ठीक है। वो तो बोर्ड पर अपन इस तरीके से बनाते हैं। बोर्ड पर मैं इसको कैसे बताऊँ? ठीक है, यूं जैसे आपने बताया ना, इस तरीके से। तो ये दीर्घ वृत्ताकार नहीं है, ये तो वृत्ताकार है, लेकिन कैसा है? ऐसे। तो कैसे लगाएगा? ध्यान रखना, अब तक आपने ऐसे नॉर्मल आपको ऐसे नॉलेज ध्यान होगा कि भाई ऐसे ही लगा सकता है। वो तो डायग्राम बनाते समय ऐसा बनाते हैं क्योंकि 3D का अपने पास बोर्ड नहीं है, 3D स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ठीक है। तो कैसे में? त्रिविमीय, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो किसी नाभिक के चारों ओर के त्रिविम स्थान का वह क्षेत्र जहां विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो लिखेंगे कक्षक। कक्षक की परिभाषा लिख लीजिएगा, कहाँ आएगी? कक्षक, ठीक है। किसी नाभिक के चारों ओर, ये बता रहा हूं, किसी नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय स्थान, जहां पर किसी विशिष्ट ऊर्जा वाले, किसी विशिष्ट ऊर्जा को ई से डिनोट करते हैं, तो मैं लिख देता हूं एनर्जी। किसी विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उच्चतम
या फिर सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक लिख देता हूँ, चलो उच्चतम या सर्वाधिक हो क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग सेटिस्फाइड हो गए मुझे परिभाषा से कि उसी जगह को कक्षक कहेंगे हम। नाभिक के चारों ओर पूरा एरिया कक्षक नहीं होता। कक्षक उसी को कहेंगे, उसी स्थान को कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो गति करता हुआ मिलेगा, तो उसी रास्ते को, उसी पथ को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। अब कक्षकों के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है। क्वांटम संख्या क्या होती है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम संख्या के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कितने प्रकार की होती है, क्या इनका यूज है, किस वजह से इनको डिनोट किया जाता है, किस वजह से इनको ज्ञात किया जाता है। तो क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्याओं का उपयोग किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति या सही पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आपको अपना पता किसी को बताना होता है या आपको कोई चीज़ किसी को पोस्ट करनी होती है, तो आप पहले देश लिखोगे, देश के बाद राज्य लिखोगे, राज्य में भी फिर कौन सा जिला है, जिले में फिर कौन सी पंचायत समिति है या जो भी है, फिर उसका मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर उसका वार्ड, और वार्ड के अंदर उसकी गली का नंबर होता है, और गली में भी उसके घर का नंबर होता है। तो इस तरीके से एक सेचुरेटेड व्यवस्थित क्या है, एक क्रम है जिसके द्वारा हम किसी का भी एग्जैक्टली पता बता सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर करौली जिला, करौली जिले के अंदर घोड़ाविल तहसील, और उसके अंदर वार्ड है, वार्ड के अंदर फिर मकान नंबर है या गली है, फिर गली में क्या है, मकान नंबर है। तो इस तरीके से हम एक स्पेसिफिक पते के द्वारा एक एग्जैक्ट जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से क्वांटम संख्या हमें ये बताता है कि परमाणु में किस जगह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि पूर्णतः पूरा ज्ञान कराती है कौन? क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले तो इसका मुख्य उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन का पता बताने या लगाने के लिए, ठीक है। कि भाई अब इलेक्ट्रॉन में आपने पढ़ा कोश होते हैं, कोश के अंदर उपकोश होते हैं, ठीक है, उपकोश के अंदर फिर क्या कक्षक होते हैं। इस तरीके से आप पता लगाओगे। तो सबसे पहले नंबर की क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो पहली क्वांटम संख्या है ये कोशों की संख्या को बताती है। किसकी संख्या को? किसी भी परमाणु में कोशों की संख्या को बताती है। n बराबर, ध्यान रखना बच्चों, 1 से स्टार्ट होता है। n बराबर 1 2 3 4 5 सो ऑन ऐसे चलता है। n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। और प्रत्येक संख्या के लिए एक कोश निर्धारित होता है और उस कोश को रेस्पेक्टिवली k से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? k से स्टार्ट करते हैं। अगर n बराबर 1 है तो कौन सा कोश होगा? k होगा। n बराबर 2 है तो n m n o इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई बात? पहली बात तो ये कि n का मान 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि n का मान जो है पूर्ण संख्याओं में होता है, दशमलव या भिन्न संख्याओं में नहीं होता है ना। चलिए अब दूसरी संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। दो मुख्य बात ध्यान रखनी है, एक तो कोशों की संख्या बताता है, दूसरा 1 से स्टार्ट होता है और रेस्पेक्टिवली भी और अल्फाबेटिकली स्टार्ट कर दो, आगे जितना भी बढ़ोगे आप। और पूर्ण संख्या होता है, 0 से नहीं होता, भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में नहीं होता। अब चलिए दिग्गज क्वांटम संख्या, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसमें भी दो बातों को वैसे ही ध्यान रखना है। दिग्गज क्वांटम संख्या जो है वो कोशों के बारे में बताती है। जैसे एक कोश है, अब उस कोश का तो हमें पता लग गया। जैसे के कोश है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? के कोश में है, तो के कोश को आप एक जिला मानो। उदाहरण के तौर पे के कोश को क्या मानो? एक जिला मानो। अब उस जिले के अंदर जिला छोटा सा थोड़ी है भाई। परमाणु के लिए बात करें तो के कोश छोटा थोड़ी है, परमाणु का अध्ययन तो बहुत माइक्रोस्कोपिकल किया जाता है। तो उस कोश में भी कहाँ स्थित है? तो उस जिले में कौन सी तहसील में या कौन सी पंचायत समिति में है, वो किससे पता चलेगा? दिग्गज क्वांटम संख्या से।
दिंगशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और इसका उपयोग मुख्यतः या फिर ये जो है दिंगशी क्वांटम संख्या मुख्यतः कोशों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और एल का मान हमेशा 1 से कम होता है, अर्थात एल इज इक्वल टू एन माइनस 1। एल का मान क्या आपको याद रखना है, एल इज इक्वल टू एन माइनस 1 होता है, ठीक है। अब आप पता लग गया होगा अगर किसी तत्व के लिए एन बराबर 1 है तो फिर उसके लिए एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो एल क्या होगा, एल इज इक्वल टू 0। अर्थात यदि किसी के लिए एल बराबर 1 है तो उसके लिए एल बराबर क्या होगा, 0 आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगली देखिए, अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है एल बराबर 0 के लिए एस, एल बराबर 1 के लिए एस और पी 2, एल बराबर 3 के लिए लिख देता हूँ एल बराबर 1 के लिए एस वे पी कोश, एल बराबर 2 के लिए एस पी वे बी कोश और एल बराबर 3 के लिए एस पी वे एस पी डी वे एफ। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि किसी संख्या की मुख्य क्वांटम नंबर संख्या 3 है। अब इसके लिए आप मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में है। तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एल इज इक्वल टू 3 माइनस 1, एल इज इक्वल टू 2। और एल बराबर 2 के लिए कौन कौन से कोश आते हैं, एस पी वे डी, तो कौन कौन से एस पी वे डी कोशों में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए अगली है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है इसके मान धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। ये पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति को डिफाइन करने में उपयोग में आती है, ठीक है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये चुंबकीय प्रवृत्ति को डिफाइन करती है, चुंबकीय प्रवृत्ति को, ठीक है। और स्मॉल एल इज इक्वल टू होता है 2l + 1, ये याद रखना है, ठीक है। स्मॉल एल या चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान का सूत्र होता है दिंगशी क्वांटम संख्या के दुगने में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर घूमता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो हेक्सोरोटेटरी और डेक्सोरोटेटरी दो उसमें घूम सकता है, या तो इस साइड या इस साइड, या तो न्यू या फिर न्यू। तो इसके चक्रण क्वांटम संख्या के 2 ही मान पॉसिबल होते हैं, एक तो होता है +12 या फिर होता है -12। ध्यान से देखना, अगर किसी पदार्थ में सिंगल इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित तो उसका +12 होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पदार्थ क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, अनुचुंबकीय, ठीक है, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी पदार्थ में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, पेयर्ड में है, जोड़े में है, तो देखो इसका +12 और इसका -12 एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, अर्थात इसका चक्रणीय अगुण और इसका चक्रणीय अगुण दोनों को नष्ट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसमें से चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, फंडामेंटल बात है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय होता है, ए से अयुग्मित, ए से अनुचुंबकीय, युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रति चुंबकीय होता है। तो ये आपकी क्या है, जो कुछ क्वांटम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हमने आज कक्षक की परिभाषा, तरंग फलन साइन या साइन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन घनत्व को मीजर करता है, उसके बाद हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में समझने का प्रयास किया। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर आपको कोई क्वारी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप महाविद्यालय में, कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।